हाय, मेरा नाम आकाश चौहान है और मैं एज ए जावा डेवलपर अराउंड 5 इयर्स एंड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो अराउंड 5 इयर्स से जावा को अपने प्रोफेशन में यूज़ कर चुका हूँ। एंड इस वीडियो सीरीज़ को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जावा के इंटरव्यूज़ में कोर जावा से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम अच्छे से समझ पाएँ, जिससे कि आप सब लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा याद ना रखना पड़े एंड एज ए रिज़ल्ट जावा के किसी भी इंटरव्यू को आप इजीली क्रैक कर पाएँ। हाँ, एक और बात, अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करे कोई इंटरव्यू क्रैक करने में, कोई जॉब लेने में या इन जनरल हेल्प करे, तो आप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपके ऐसे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं आगे और ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बनाने में, जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक बात जो आपने ध्यान रखनी है कि इस वीडियो सीरीज़ में हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो जावा बेसिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं कोर जावा में जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एक्सपीरियंस जावा डेवलपर हैं और आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उस केस में आप कलेक्शन फ्रेमवर्क जरूर पढ़िएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इन डिमांड टॉपिक। फिर हम कॉन्करेंसी और मल्टी थ्रेडिंग होता है जावा में, उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जावा इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है जेडीबीसी जो हमारा बेसिकली जो फ्रंट एंड है उसको कनेक्ट करने में बैक एंड में काम करता है, ड्राइवर, उसको सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड, माईएसक्यूएल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फिर जीयूआई एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, डब्ल्यूटी स्विंग, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस या टूल्स आपसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर कुछ एडवांस टॉपिक हैं जैसे जावा जेनेरिक्स हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया। ये सारे टॉपिक भी के ऊपर भी कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखो, सबसे पहले जावा के बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। जावा के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड जावा एंड इन विच ईयर। ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली पूछा जाएगा, बट ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए दैट जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम एट सन माइक्रो सिस्टम्स इन 1995 क्रिएटेड जावा। और इससे पहले सिंस 1991 टू 1995 इसका नाम था ओक। तो ये आप इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। ओक इज़ बेसिकली ट्री होता है, तो ट्री के बेस पे इन्होंने इसका नाम रखा था ओक। एंड ये जो नाम था ये 1991 से लेके 1995 तक चला था। फिर 1995 से इसको रीनेम कर दिया गया था और इसका जावा नाम रख दिया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इफ़ अगर आपसे कोई ये पूछे कि जावा का जो प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है या उसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे। उसका आंसर है कि आपकी कोई भी जावा फाइल है, पहले हम उसको जेडीके के अंदर एक जावा सी लाइब्रेरी होती है उसको देते हैं। जावा सी लाइब्रेरी का क्या काम होता है कि वो एबीसी के साथ मिलके उसको कंपाइल करे, है ना। तो अगर आपको वो कमांड याद है जावा सी abc डॉट जावा, तो ये क्या करता है, ये आपका कोड को कंपाइल करता है और कौन सी फाइल जनरेट करता है, बाइट फाइल, या फिर इसको abc डॉट क्लास फाइल भी बोलते हैं, राइट। और उसके बाद क्या होता है, आपकी ये जो abc डॉट क्लास फाइल है ये हम JVM को दे देते हैं हमारे सिस्टम पे। लेट्स से मैक के पास अपना JRE होगा और उसके अंदर JVM होगा, उसको हमने ये फाइल दे दी abc डॉट क्लास फाइल। उसका काम है कि वो इसको abc डॉट exe में कन्वर्ट करे और फिर जाके हमारे CPU को दे दे और एग्जीक्यूट करे। और इसी एक और बात आपने ध्यान रखनी है, जो जनरेट हुई हमारी abc डॉट क्लास फाइल, ये हमारी जो क्लास फाइल होती है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फाइल है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने ये जो फाइल है ये किसी भी सिस्टम को दे, उस पर JRE होना चाहिए, ये चल जाएगी। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो उस पर चल जाएगी, चाहे वो मैक हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे वो विंडोज़ है। तो आपको ये याद रखना है, ये आपको आंसर करना है इसका कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट गेस करना है। तो हमारे पास एक कैरेक्टर है ए, उसकी वैल्यू है 1, इट इज़ ए डिजिट, ओके। अगर सिंगल कोट में लिखा होता तो हम कैरेक्टर बोल सकते थे। दूसरा है बी जिसकी वैल्यू 2 है और हमने a प्लस बी को प्रिंट कराया। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आपके ऑप्शंस हैं 12, आस्क आई वैल्यू ऑफ 12, 3 एंड एरर। आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। बट क्यों है, क्योंकि ये तो कैरेक्टर थे तो कॉन्कैट होने चाहिए थे, ऐसा नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि ये जो प्लस हमारा बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये कैरेक्टर को प्रमोट करता है एज ए इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसको मिल जाते हैं दो कैरेक्टर प्लस के आजू बाजू, मतलब जो ऑपरेंड्स हैं वो अगर कैरेक्टर होंगे, लेकिन ये खुद में क्या करता है कि चाहे कैरेक्टर हो चाहे कुछ भी हो, एक्सेप्ट स्ट्रिंग के अलावा बता रहा हूँ मैं, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे बाइट हो चाहे वो शॉर्ट हो, ये उनको प्रमोट करता है कि भाई जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा इंटीजर आना चाहिए, है ना, ये उसको प्रमोट करता है। तो ये खुद में इंटीजर वैल्यू है इसलिए उनको ऐड कर देता है। लेकिन अगर ये ऐसे करके होती ना तो इसका आंसर आता 1 की आस्काई वैल्यू प्लस 2 की आस्काई वैल्यू, प्रॉबली ये होती है 49 और ये होगी 50, फिर आपका आंसर आता है 99। यही सेम ऑपरेशन, बट अगर ये सिंगल कोट में लिखी होती तो आपने ध्यान रखना है कि बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन कैरेक्टर प्रमोट करता है किसको? इंटीजर को। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जो मैंने यहाँ पे समझाया है ये यहीं पे समझा रखा है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आउटपुट गैस करना है आपने। अगर आपके पास एक ट्राई ब्लॉक में रिटर्न स्टेटमेंट लिखा और कुछ नहीं लिखा, और एक फाइनली में एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इन फाइनली लिखा है, तो ये प्रोग्राम में एरर आएगी क्योंकि हमने कैच ब्लॉक नहीं लिखा, या फिर इसमें कोई आउटपुट भी नहीं आएगा क्योंकि ट्राई में कुछ लिखा ही नहीं है, या फिर इन फाइनली प्रिंट होगा जो फाइनली के अंदर है, या फिर नन। तो आप अपना आंसर गैस कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइनली, उसके पीछे इन फाइनली, क्योंकि इसके पीछे की वजह ये है कि आप कैच ऑमिट कर सकते हो अगर ट्राई और फाइनली लिख रहे हो, एरर इसलिए नहीं आएगी। एंड सेकंड थिंग इज़ ट्राई में अगर आपने रिटर्न भी लिखा है कि यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, लेकिन फाइनली के बाद रिटर्न होगा, फाइनली ज़रूर रन होता है, तो फाइनली ऑलवेज रन्स, ये याद रखते हैं इवन इफ देयर इज़ नथिंग रिटर्न इन ट्राई ब्लॉक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक x की वैल्यू दी हुई है 5 और एक y की वैल्यू दी हुई है 10, और ये दोनों इंटीजर हैं। ये मैंने इंटीजर ऐड किया, फिर इसमें एक स्ट्रिंग ऐड किया एक बार, दूसरे केस में मैंने इंटीजर ऐड किया और कैरेक्टर ऐड किया। आपको गैस करना है इसका आउटपुट क्या आएगा। आपके ऑप्शन है 15H 15H 87, एरर आएगी क्योंकि हम इंटीजर में स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर 5 10H और 87 आएगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपना जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 15H 87, मतलब जो फर्स्ट लाइन आउटपुट दे रही है वो आपकी 15H दे रही है और जो सेकंड है वो 87 दे रही है। अब ऐसा क्यों है कि ऐसा आंसर आ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तो इंटीजर है, तो इंटीजर 5 10 को जोड़ा कितना आया 15 आया, और उसमें H अगर हम करेंगे और बीच में ये बाइनरी अर्थमेटिक लगा है और ये स्ट्रिंग है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो प्लस ऑपरेटर है ना ये फिर कॉन्कैट बन जाता है, तो ये 15H उसकी वजह से आ गया यहाँ पे। ओके 87 क्यों आया? क्योंकि 5 ऐड किया 10 ऐड किया। अब मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब प्लस ऑपरेटर कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या होता है? इंटीजर होता है, तो प्रमोट करता है कि रिजल्ट इंटीजर है। तो ये H की आस्काई वैल्यू लेगा 72 और इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 87, इसीलिए आपका सेकंड ये जो आंसर है वो 87 आ रहा है। तो ये वजह होती है, इसी को मैंने यहाँ पे भी समझा हुआ है। बाइनरी अर्थमेटिक कॉन्कैटिनेट्स स्ट्रिंग्स एंड प्रमोट्स कैरेक्टर टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के केस में वो कॉन्कैट करता है, लेकिन कैरेक्टर के केस में आप ध्यान रखिएगा वो इंटीजर को प्रमोट करता है कि रिजल्ट क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने जो कोड जावा के कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको कोड की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है कि उन कॉन्सेप्ट का इम्पैक्ट क्या है। तो ये कोड बेस्ड क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, बट बेसिकली ये उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ये समझाने के लिए कि इंटीजर में कैरेक्टर और इंटीजर में स्ट्रिंग अगर ऐड करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है ना। तो रादर देन उसको थ्योरी में पढ़े हम कोड की फॉर्म में पढ़ सकते हैं जो कि ईजी होता है। इस कोड में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास x की वैल्यू 127 है और x यहाँ पे बाइट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा x यहाँ पे बाइट है। इसको एक बार इंक्रीमेंट किया, दोबारा इंक्रीमेंट किया, फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए? लेट्स से पहला गैस होना चाहिए 129, क्योंकि 2 बार इंक्रीमेंट किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। तो हमारा ए आंसर हो सकता है 129, बी हो सकता है 127, सी हो सकता है -127 एंड डी इज़ 2। तो आप अपना जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी -127। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 127 तो खुद ही है, तो ये -120 माइनस में कैसे पहुंच गया पहली बात, और ये 127 ही क्यों रह गया? -1 भी हो सकता था।
तो उसके पीछे की वजह है आपको जो रेंज है बाइट की वो समझनी पड़ेगी। पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो 1 बाइट का मतलब होता है 8 बाइनरी ब्लॉक्स या 8 बिट्स। ये जो रेंज होती है, अगर मैं 8 बिट में अलग अलग 0 1 के कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे वो 2 की पावर 8 आएंगे। और 2 की पावर 8 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2 की पावर 8 इज़ 256। तो ये तो तब है जब सारे हमने 0 से स्टार्ट किया और लास्ट नंबर 2 की पावर 8 माइनस 1 कंसीडर किया, ये तब होता। ये टोटल नंबर कितने आते हैं? 256। तो लेकिन हमें पता है क्योंकि साइन बिट भी होती है, फर्स्ट जो बिट होती है वो साइन बिट होती है। अगर 0 हुई साइन बिट तो पॉजिटिव होंगे, 1 हुई तो वो नेगेटिव होंगे। तो बच कितनी गई? 7 बिट्स बच गई दोनों केस में। तो दोनों के केस में इन 7 बिट के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उतने नंबर ऑफ हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी 2 की पावर 7 आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आएंगे, यहाँ पे भी 2 की पावर 7 आएंगे। ये वाली जो रेंज होती है ये 0 से लेके 127 होती है, और ये जो रेंज होती है ये -128 से लेके -1 तक होती है ना। तो ये रेंज याद रखते हैं। अब इन सब का इससे क्या रिलेशन है मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो आपकी जो टेक्निकली रेंज आएगी वो क्या आएगी? -127 से लेके 127। मतलब अगर आप बाइनरी की टोटल साइंड डेटा देखोगे, -126 सॉरी -128 27 1 -126 और चलते चलते -1 आएगा, कभी 0 आएगा, फिर चलते चलते 127 आएगा। ये कुछ रेंज होती है हमारी बाइनरी की। अगर हम देखें कि सबसे छोटा नंबर -128 स्टोर हो सकता है और मैक्सिमम इसमें +127 स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब ये -127 क्यों आया? क्योंकि ये तो 127 था। इसको समझते हैं, ये जो कैलकुलेशन थी इसको आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखो, अगर हम 127 को प्रेजेंट करें 8 बाइनरी ब्लॉक्स में, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पॉजिटिव नंबर। तो मैंने आपको बताया था सब जगह 1 रख देते हैं तो मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। वो क्या है? 127 है ना, क्योंकि ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए 127 आ रहा है, 127। लेकिन ये टोटल नंबर कितने होंगे? 128। ठीक है, इस चीज़ पे नहीं जाते हैं ये कितने नंबर हैं। 127 कैसे आता है कि आप 0 तो रखो, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, बाकी सब जगह मैक्सिमम नंबर है ना, ये तो सब जगह क्या रख दो? 1 रख दो। अब मैं चाहता हूँ इसमें एक और इंक्रीमेंट हो, बट जगह तो है नहीं ना इसमें जगह बचा ही नहीं। अब क्या इसमें चेंज करोगे? तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना ही ये पड़ेगा कि इसकी जगह 1 करना पड़ेगा और बाकी सब बन जाएंगे आपके 0, सब जगह 0 आ जाएगा। तो एक नया नंबर फॉर्म होगा, बट उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -127। ये नंबर फॉर्म होगा जैसे ही आप 127 को इंक्रीज़ करते हो, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर है। इससे ऊपर जाओगे तो दोबारा से जो मैंने आपको रेंज बताई थी, यहाँ पे 127 आ रहा था और यहाँ पे -128, ये हुआ क्या? इस पे पॉइंट करने लगेगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आता था? 127, ऐसे करके ये आगे बढ़ता रहता है ना। तो ये था। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं इसको एक बार और इंक्रीमेंट करूँगा -127, एक बार और इंक्रीमेंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -127। उसमें क्या करना है? बस इस 0 की जगह आपने 1 करना है। नीचे देखो ये किया हमने, तो ये जो नंबर आएगा ये -127 आएगा। इसी वजह से आपका जो ये इस कोड का जो आउटपुट आ रहा था ना वो -127 आ रहा था। ऑल्दो ये जो था 127 था। तो ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ये आप ध्यान रखते हैं कि ऐसे करके हमारा बाइट में अगर कोई वैल्यू स्टोर है तो उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा। अगर ये इंटीजर होता तो डेफिनेटली इसका आंसर 129 आता। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों जावा पॉइंटर सपोर्ट नहीं करता। तो एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि एक जो है वो 10 वैल्यू स्टोर कर रहा है कहीं मेमोरी में, और लेट्स से इसका जो एड्रेस है वो हमने किसी पॉइंटर में स्टोर कर लिया। ऐसा होता नहीं है, बट सपोज करते हैं कि अगर ऐसा होता कि किसी एक वेरिएबल में 10 स्टोर है और उसका एड्रेस मुझे पता है PTR। तो अब मैंने क्या किया, अपने कोड में जावा के PTR को यूज़ करके कहीं कहीं पे उसका डी रेफरेंस लेके उसको यूज़ किया हुआ है। अब जैसे इसका बाइट कोड बनेगा इस कोड का, ये तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाएगी। लेकिन जो एड्रेस ऑफ ए यूज़ किया है वो तो मैंने मशीन का फिजिकल एड्रेस यूज़ किया हुआ है कि वो फिजिकली कहाँ पे स्टोर है। अब वो तो इरेलेवेंट हो जाएगा जैसे ही वो किसी और मशीन पे जाएगा। तो पॉइंटर का सपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जावा क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। एक तो ये रीज़न हो गया है ना। दूसरा रीज़न क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब कभी भी आप पॉइंटर हटा देते हो तो उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप सेफ्टी इंप्रूव करना चाहते हो अपने सिस्टम में, है ना। क्योंकि आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना चाहते कि वेरिएबल कहाँ स्टोर है। अगर ऐसा है तो उसको ब्रेक करना लैंग्वेज को बहुत आसान है, लैंग्वेज के थ्रू आपके सिस्टम में घुसना बहुत आसान है। जावा ऐसा करता ही नहीं। जावा अपना खुद का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है,
उसके थ्रू सारा हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट करता है, बट लास्ट में बता देता है कि हाँ ये वाले जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करो। CPU को इतना बता देता है, बाकी सारा काम खुद करता है। तो इसलिए इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है। तो दो मेन रीज़न है पॉइंटर ना यूज़ करने के, एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है जावा, और दूसरा सिक्योर होती है अगर हम पॉइंटर यूज़ ना करें तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड, वाई वी कैन नॉट चेंज स्ट्रिंग्स इन जावा। सिंपल आंसर है क्योंकि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। लेकिन अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल का मतलब होता है यू कैन नॉट चेंज, वंस इट इज़ डिफाइंड यू कैन नॉट चेंज। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये कोड ध्यान से देखो। इस कोड में क्या हो रहा है कि हमने S1 बनाया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की ABC, फिर हमने इस ABC में एक D ऐड किया, और आप मेरी बात मानिए इसका आंसर ABCD आ जाता है। लेकिन अभी तो मैंने ये बताया था कि ये चेंज नहीं होती, और अभी इसका आंसर ABCD आ जा रहा है, मतलब ये ऐड हो जा रहा है ABC में और आंसर आ जा रहा है ABCD। अब ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, भले से स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है बट ऐसा नहीं है कि आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर आप उसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे देखो ABC में अगर आपने D ऐड किया तो होता क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, वहाँ पे ABCD जाके स्टोर होगा, और जो S1 पहले ABC को पॉइंट कर रहा था वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, वो किसको पॉइंट करने लगेगा, नई वाली मेमोरी लोकेशन को। और ये जो हमारी लोकेशन है ये डी रेफरेंस्ड हो जाएगी, मतलब इसका रेफरेंस हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, या इसको डैगलिंग पॉइंटर भी बोलते हैं बाकी किसी लैंग्वेज में, है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ये नहीं है कि आपकी स्ट्रिंग चेंज हो रही है, हो क्या रहा है, एक नई स्ट्रिंग बन रही है और फिर आपकी उस स्ट्रिंग को पॉइंट करने लग रहा है आपका S1। तो इसका मतलब ये नहीं है स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है तो वो चेंज हो जाएगी, चेंज नहीं हो रही है S1 एक्चुअली, बस S1 को हम रेफरेंस उसका चेंज कर दे रहे हैं जो हमारी नई स्ट्रिंग बनी है। तो ये ध्यान रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन शुड यू यूज़ स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। अब देखो हम जानते हैं कि एक स्ट्रिंग को लेट से ABC को स्टोर कराने के 3 तरीके हैं, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। बट आसान तरीका क्या है जिससे कि हम ये याद रख पाएँ कि कब हमें स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहिए, कब एक ABC को हमें स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर करना चाहिए, और कब हमें स्ट्रिंग बफर में स्टोर करना चाहिए। तो उसका बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखते हैं। अगर हमने कोई स्ट्रिंग बनाई और उसमें फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये म्यूटेबल होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि हाँ हर बार नया ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, तब तो स्ट्रिंग इज़ बेस्ट। अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर के केस में क्या होता है, अगर आप ये चाहते हो कि जब भी मैं किसी स्ट्रिंग में चेंज करूँ, देखो यहाँ पे, तो हमारी कभी भी नई स्ट्रिंग ना बने, उसी में चेंज हो जाए। देखिए वहीं पे चेंज हो गया, तो आपकी मेमोरी बार बार क्रिएट नहीं होगी, उसी स्ट्रिंग पे चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो ये ध्यान रखते हैं। उस केस में आपकी, अगर आप चाहते हो सेम लोकेशन पे बार बार चेंज हो, तो हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे। अब स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग बफर में सारे फीचर्स होते हैं जो स्ट्रिंग बिल्डर में होते हैं, और एक और एक्स्ट्रा फीचर होता है जिसको बोलते हैं हम थ्रेड सेव। तो आप मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में स्ट्रिंग बफर यूज़ कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सा स्लो होता है अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर से कंपेयर करें। तो आपके पास इनफ रीजंस हैं कि कब स्ट्रिंग यूज़ करनी चाहिए, कब स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना चाहिए, एंड कब स्ट्रिंग बफर यूज़ करना चाहिए। स्ट्रिंग बफर बिल्कुल स्ट्रिंग बिल्डर जैसा होता है, बट एक और एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है, उसी की वजह से स्ट्रिंग बफर थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये याद रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रिंग पूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो छोटे स्केल की कंपनी हो, चाहे वो टॉप MNC हो, कोई भी कंपनी हो, सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि आपको स्ट्रिंग की डेप्थ बताओ। और ये स्ट्रिंग पूल जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग का। तो इसको भी बड़ा इजी हम समझ पाएंगे, बहुत कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टे ट्यून। तो स्ट्रिंग पूल क्या होता है, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कभी भी हम स्ट्रिंग जो है वो न्यू कीवर्ड यूज़ करके बनाएंगे, आपने ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज़ करके बनाएंगे तो उनको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू यूज़ करके बनाया है, ऐसा नहीं कि हर बार न्यू यूज़ करके बनाना है, उनको स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं, अभी बताऊंगा मैं। फिलहाल के लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। और जब भी आप नया एक और स्ट्रिंग बनाएं, लेट से हम स्ट्रिंग S2 न्यू और स्ट्रिंग ABC, दोनों ही ABC स्ट्रिंग बनाएं लेकिन न्यू यूज़ करके बनाएंगे, तो आपकी हमेशा 2 अलग अलग स्ट्रिंग क्रिएट होंगी, जैसे यहाँ पे हो रखी है, देखिए, है ना। उस केस में अगर आपने न्यू यूज़ करके बनाया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको भी समझ आ जाएगा। तो अगर हम इक्वल टू ऑपरेटर लगाएं इन दोनों S1 S2 पे, या इक्वल्स मेथड लगाएं, तो आंसर देखते हैं। अगर हम इक्वल टू ऑपरेटर अप्लाई करें S1 एंड S2 पे, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये ऑब्जेक्ट कंपेयर करता है, तो भले से हमारे पास ABC है दोनों स्ट्रिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है ना, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये याद रखते हैं कि जब भी कभी भी हम इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट कंपेयर करेगा कि क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं,
दोनों स्ट्रिंग के या फिर सेम ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। तो ये छोटी सी बात याद रखते हैं। अगर हम यहीं पे इक्वल्स मेथड लगाते हैं s1 डॉट इक्वल्स s2, ये स्ट्रिंग का मेथड है, ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट कंपेयर नहीं करता, ये कंपेयर करता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट है वो सेम है क्या। तो भाई सही में सेम है, वो दोनों ही ABC हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये उस केस में आया जब हमने दोनों स्ट्रिंग सेम बनाई थी, ABC और न्यू यूज़ करके बनाई थी। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग को अगर हम न्यू यूज़ करके नहीं बनाते, जैसे मैंने यहाँ सिंपल बनाया है, देखिए यहाँ पे, तो इनको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट जो है उसको एम्ब्रेस करते हैं। तो अगर हमारी ABC की स्ट्रिंग बनाई लेकिन हमने स्ट्रिंग लिटरल्स बनाए बिना न्यू यूज़ करके, तो होगा क्या, स्ट्रिंग पूल की वजह से ये एक ही बार मेमोरी इसको एलोकेट होगी। मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगा स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट। ये केवल स्ट्रिंग पूल का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्ट्रिंग लिटरल्स पे अगर यहाँ न्यू यूज़ हो रहा होता ना, तो यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग बनती। लेकिन ये भी फिलहाल क्या हो रहा है, जैसे आप दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो S2, वैसे ही स्ट्रिंग पूल के पास चला जा रहा है कि क्या ABC बना हुआ है, तो उसका आंसर आएगा उधर से, हाँ हमारे पास हीप में ABC ऑलरेडी एलोकेटेड है, तुम ये वाला एड्रेस एलोकेट कर दो S2 को। तो S1 S2 दोनों एक ही को पॉइंट करने लेंगी। अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग के ऊपर इक्वल टू लगाएं, तो ये तो ऑब्जेक्ट कंपेयर करते हैं, मेमोरी कंपेयर करते हैं कि कहाँ पे डेटा स्टोर है। तो इस बार तो दोनों की सेम ही मेमोरी है, इसलिए इसका आंसर इस बार क्या आएगा, ट्रू। तो अगर आप स्ट्रिंग लिटरल्स के ऊपर इक्वल टू ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आता है ट्रू। और अगर हम इक्वल्स लगाएं तो ये तो हमेशा कंटेंट ही कंपेयर करता आ रहा है। ये तो न्यू वाले केस में भी इक्वल ट्रू आंसर दे रहा था, क्योंकि ये तो कंटेंट कंपेयर करता है। यहाँ पे भी दोनों का कंटेंट सेम है, मेमोरी सेम है, तो ये भी ट्रू आंसर करेगा। तो ये स्ट्रिंग लिटरल्स के केस में दोनों ही ट्रू आंसर करते हैं। और अगर हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा इक्वल टू फॉल्स देता है और इक्वल्स हमारा क्या देता है, ट्रू देता है। इक्वल्स दोनों केसेस में ट्रू देता है क्योंकि उसे कंटेंट कंपेयर करना है। तो अब देखते हैं स्ट्रिंग पूल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो स्ट्रिंग पूल इज नथिंग बट स्टोरेज एरिया इन जावा हीप वेयर स्ट्रिंग लिटरल्स आर स्टोर, है ना। तो आपने स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं जहाँ पे भी स्टोर होते हैं उसको हम छोटा सा एक हीप बोलते हैं, वो हीप होता है हमारे स्ट्रिंग पूल के अंदर। उसका काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर हमारे पास ABC पहले से स्टोर है स्ट्रिंग लिटरल के केस में, तो दोबारा नई मेमोरी एलोकेट मत करो। क्या करो, जो रेफरेंस है हमारे पास S2 के अंदर स्टोर कर दो, जो पुराना ABC जहाँ पे स्टोर है। बस इतनी सी बात थी हमारे पास, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे कि भाई ये जो नीचे लिखा है देखिए, व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल द JVM फर्स्ट चेक्स द स्ट्रिंग पूल फॉर द लिटरल। If the literal already exists in the pool, it returns a reference to the existing instance। तो नया इंस्टेंस नहीं बनाएगा। If the literal is not found, let's say मैं ABCD क्रिएट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी। तो स्ट्रिंग पूल आपकी कंपेयर करता है कि क्या वो स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट ये लिटरल के केस में नीचे मैंने लिखा भी है कि आपके पास अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये स्ट्रिंग पूल काम नहीं करता। तो आप इसको डिसएडवांटेज भी बता सकते हो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने की क्या डिसएडवांटेज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ JIT कंपाइलर। अगर आपसे कोई बहुत बेसिक पूछ रहा है JIT के बारे में तो आप ये आंसर कर सकते हो, JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि JVM का पार्ट होता है। इट कंपाइल्स जावा बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड एट रन टाइम। तो ये तो हमें पहले काम पता था JVM का, कि JVM का काम क्या है कि वो बाइट कोड को रीड करे और उसको किस में कन्वर्ट करे, EXE फाइल में। अब हम बोल रहे हैं कि ये JIT का काम है, तो इस पे भी क्लैरिटी लेके आएंगे। लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी कि JIT इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ JVM। अगर JIT लगा हुआ है JVM के अंदर, बिकॉज वी आर सेइंग JIT इज़ अ पार्ट ऑफ JVM, तो अगर ऐसा है तो ये JVM की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है एंड ट्राइज टू ऑप्टिमाइज द कोड। तो ये जो हमारा कोड है उसको भी ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो ये इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और ये अगर हमें अच्छे से समझ आ गया तो हमें ये समझ आ जाएगा कि ठीक है, समझ गए, ठीक है, हम कि JIT JVM का पार्ट होता है, बट ऐसा क्या खास बात होती है JIT होने की JVM के अंदर, है ना। तो अगर हम इसको एक पिक्चर के थ्रू समझें तो हम बिल्कुल सिंपल ऐसे देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कि हमारे पास JDK होता है, JDK के पास जावा सी होता है, उसको कंपाइल करेगा, abc.class फाइल बनाएगा, बाइट फाइल, फिर ये हम JRE को देंगे, JRE के पास JVM होगा और JVM के पास JIT कंपाइलर होगा, बिकॉज वी आर सेइंग JIT इज़ द पार्ट ऑफ JVM। और फिर वो हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, वो PC के पे जाएगा, उसका CPU लाइन बाय लाइन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, जैसे जैसे हमारा इंटरप्रेटर JVM के अंदर जो होता है वो बताता रहेगा कि ये लाइन का ये मतलब है, ये CPU उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। तो ये तो बहुत बेसिक सा हो गया कि ठीक है ये पार्ट होता है,
बट अभी भी हमें ये नहीं समझ आया कि JIT के होने की वजह से JVM की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे इंप्रूव होती है, या हमारा जो कोड है वो कैसे ऑप्टिमाइज होता है। तो उसके लिए हमें JVM का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझना पड़ेगा। अगर इंटरव्यूअर यहीं तक रुक गया तो आप यही आंसर करिएगा बस, है ना। ये जो मैंने पहले आपको स्लाइड दिखाई ये बताइएगा थोड़ा सा कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर ये बना के दिखा सकते हो आप। लेकिन अगर आपसे और डेप्थ में जाए, या वो ये क्वेश्चन पूछे कि JIT कंपाइलर कैसे हेल्प करता है JVM की आपका जो कोड है उसको ऑप्टिमाइज़ करने में, या फिर JVM की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में, तो आप पहले हम JVM का इंटरनल पार्ट देखते हैं कि JIT उसमें कहाँ पे फिट होता है। तो देखो, अगर हम ये JVM का थोड़ा सा और डेप्थ में है डायग्राम है, अगर हम abc.class फाइल हमारी JVM के पास जाएगी, तो ये डॉट क्लास फाइल है, तो पहले तो ये लोड होती है ना। तो हमें एक क्लास लोडर चाहिए होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए। तो क्लास लोड हो गई, फिर ये बाइट कोड है, इसका वेरीफायर लगा होता है, वो चेक करता है कि सही से बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। अब ये जो बाइट कोड है ये इंटरप्रेटर के पास जाता है, मैं आऊँगा JIT कंपाइलर पे। ये इंटरप्रेटर के पास जाता है, ये पूरा का पूरा कंपाइल हो गया कोड हमारा, ये कंपाइल्ड फाइल है। ये गई इंटरप्रेटर के पास, वो लाइन बाय लाइन क्या कर रहा है, मीनिंग निकाल रहा है रन टाइम पे हर एक लाइन का, और CPU को बता दे रहा है ठीक है इसको एग्जीक्यूट करो, है ना। और उसमें कहीं ना कहीं ये जो JIT है उसको असिस्ट कर रहा है। लेकिन इस डायग्राम से भी ये नहीं समझ आता है कि कैसे असिस्ट करता है, लेकिन फिलहाल ये देखने से ये समझ आ रहा है कि हाँ भाई, जो सारा काम है मेन वो इंटरप्रेटर ही करेगा इस बाइट कोड को कन्वर्ट करने में, किस में, EXE में, और फिर CPU को दे देगा PC के कि ठीक है इस लाइन को एग्जीक्यूट करो, मैं दूसरी वाली लाइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइट कोड को, किस में, मशीन कोड में, तुम लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करो। और JIT समहाउ उसको कहीं ना कहीं असिस्ट कर रहा है। कैसे असिस्ट कर रहा है वो हम देखेंगे, लेकिन ये जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर है आपके JVM का। अब देखो ये कैसे हेल्प करता है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक केस लेते हैं हम। सपोज करते हैं कि हमारी जो जावा की फ़ाइल है, यहाँ पे फोकस करिए आप, कि हमारे पास जो जावा की फ़ाइल है उसके अंदर हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। मैंने ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, और इसमें एक इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, ये इलॉजिकल है, लेकिन ये कंपाइल हो जाएगा क्योंकि ये कोई भी सिमेंटिक या सिंटैक्टिकल एरर नहीं है ना, इसलिए अच्छे से कंपाइल होगा। मीनिंगलेस हमें इसलिए पता है क्योंकि हम सेम ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये कोड कंपाइल हो जाएगा, आपकी अच्छे से abc.class फाइल बन जाएगी। अब हमारी बन गई। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि JIT हमारे पास है ही नहीं। पहला केस ये एज्यूम कर रहे हैं कि JIT का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये बाइट कोड कैसा दिखता होगा, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा दिखता होगा। अब देखो ये जो स्टेटमेंट दो यहाँ पे रिपीट हो रहे थे, तो वो यहाँ पे भी रिपीट होंगे, है ना। ये बाइट फाइल का रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हमारी बाइट फाइल है ऐसी दिखती होगी, एज्यूम कर लेते हैं, है ना। और इंटरप्रेटर का क्या काम है कि वो लाइन बाय लाइन इनको किस में कन्वर्ट करता रहे, एक लाइन रीड करे और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता रहे। ये हमने एज्यूम कर लिया ऐसे करके ना। तो इन दोनों लाइनों को भी इंटरप्रेटर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर और कंपाइलर में मेन डिफरेंस यही है कि ये लाइन बाय लाइन उनको इंटरप्रेट करता है, और कंपाइलर क्या करता है, एक साथ फाइल पूरी की पूरी कंपाइल करता है। तो ये अभी हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास जो JIT है ना वो कंपाइलर है ही नहीं, है ना। JIT कंपाइलर हमारे पास है ही नहीं, हमने एज्यूम कर रखा है। तो इस केस में ऐसा हो रहा है। अगर मैं दूसरा केस एज्यूम करूँ जहाँ पे हमारे पास JIT का सपोर्ट है, सेम ही फाइल लेते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास सेम ही फाइल है, इस बार भी ये जो इंस्ट्रक्शन है 2 बार रिपीटेड है, हमारी फाइल बनी abc.class। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये 2 बार रिपीट हुई, क्योंकि अभी हम डॉट क्लास फाइल का ही रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, एज्यूम कर रहे हैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन। इस बार ये कोड इंटरप्रेटर के पास गया, लेकिन यहाँ पे JIT लगा हुआ था। ये रन टाइम पे काम करता है, जब हमारा इंटरप्रेटर इन लाइन को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा होता है, इसमें कर चुका होता है। अब देखो JIT कैसे असिस्ट करेगा, JIT बोलेगा कि इस लाइन का ना कोई मीनिंग नहीं है, JIT जज कर लेगा। अब जब इंटरप्रेटर इसको चेंज करने आएगा, इसकी जो इस वाली लाइन को कन्वर्ट करने आएगा मशीन में, तो JIT बोलेगा कि ठीक है इसे मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेकार लाइन है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस लाइन को स्किप कर देगा और नेक्स्ट लाइन को इंटरप्रेट करेगा। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे आपका अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा कोड था ना वो इस बार बना ही नहीं आपकी EXE फाइल में। तो देखो यहाँ से हमें समझ आता है कि JIT के प्रेजेंट होने से हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि JIT की होने की वजह से JIT ने असिस्ट किया इंटरप्रेटर को, और फिर उस इंटरप्रेटर ने वहाँ पे उस लाइन को स्किप कर दिया, उसको इंटरप्रेट नहीं किया। तो दो जो फीचर थे जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि जो JIT है वो इम्प्रूव करता है हमारे JVM की परफॉर्मेंस, और वो कर भी रहा है,
और ऐसे ही वो कोड को भी ऑप्टिमाइज़ करता है। तो ये कुछ मेन रीज़न थे जो आपको JIT के बारे में पता होनी चाहिए। ये 2 केसेस हमने कवर किए थे। तो यहाँ पे अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हमारा जो JIT का रोल है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे JVM के अंदर। तो ये काफ़ी नहीं है बताना कि भाई JIT इज़ दी पार्ट ऑफ JVM। आगे जाके अगर वो आपसे डेप्थ में पूछे तो आप और भी चीज़ें बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। So what happens if we use final with variable method and a class, very standard question, बट वो एक्सपेक्ट करता है कि फाइनल को आपको हर जगह यूज़ करना आना चाहिए। तो फाइनल अगर हम किसी वेरिएबल के साथ लगाएंगे तो वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फाइनल क्या है उस वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है। तो ये याद रखते हैं, कोई कांस्ट के नाम से वेरिएबल नहीं लगाते हैं हम किसी वेरिएबल को फाइनल बनाने के लिए, फाइनल वेरिएबल लगाते हैं जावा में। अगर हम किसी मेथड के ऊपर लगाएंगे इसको, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम मेथड के ऊपर फाइनल लगाएंगे ये मेथड, तो ये नीचे जाके कभी ओवरराइड नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला है कि भैया ये जो डेफिनेशन है ना ये फाइनल डेफिनेशन है, कभी से चेंज मत करना, है ना, हमने पहले से ही बता दिया है। तो ये हो गया हमारा फाइनल अगर हम मेथड के साथ लगाएं। अगर हम जो फाइनल है वो किसके साथ लगाएं, क्लास के साथ लगाएं, देखो ध्यान से यहाँ पे क्लास के साथ लगाया तो ये क्लास कभी एक्सटेंड नहीं होगी। यहाँ पे देखिए एरर आई, तो एक्सटेंड का मतलब ये इसकी कभी चाइल्ड क्लास नहीं बनेगी। तो फाइनल क्लास के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वेरिएबल के पीछे लगाया तो वेरिएबल कभी चेंज नहीं होगा, मेथड के पीछे लगाया तो मेथड कभी ओवरराइड नहीं होगा, और क्लास के पीछे लगाया तो क्लास की कभी सब क्लास नहीं बनेगी। तो आई होप आपको फाइनल जो कीवर्ड है उसका मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो अगेन आपको आउटपुट गैस करना है। हमने क्या किया हुआ है, दो डेफिनेशन ली हुई है मेन मेथड की। एक तो ये डेफिनेशन है जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर रही है, स्ट्रिंग एरे, और ये इंटीजर एरे पास कर रहा है। आपको गैस करना है कि इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, इसका क्या मेन मेथड 1 प्रिंट होगा, क्या एरर आएगी क्योंकि हम ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे हैं मेन, या सी मेन मेथड 2 प्रिंट होगा, या फिर नन, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर, आपका आंसर है ए। उसकी वजह ये है कि यस हम मेन मेथड को भी ओवरलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस क्या होना चाहिए, आपके पास डिफरेंट सिग्नेचर्स होने चाहिए। तो ये एक्चुअली कोडिंग वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यस वी कैन ओवरलोड इवन मेन मेथड इन जावा विद डिफरेंट सिग्नेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपको आउटपुट गैस करना है। इसमें इस कोड में खास बात क्या है कि हमने मेन मेथड लिखा ही नहीं है, हमने सीधे स्टैटिक ब्लॉक बनाया। स्टैटिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप सीधे कोड लिखना स्टार्ट करो ब्लॉक बना के, और ये कोड ना आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा इवन आपका मेन मेथड रन होने से पहले, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक लगा है। और स्टैटिक जितने भी कीवर्ड जहाँ पे भी आप लगाते हो वो जब आपकी मेमोरी में क्लास लोड हो रही होती है उसी टाइम सब कुछ असाइन हो जाते हैं हीप में। वेरिएबल होगा तो उसको मेमोरी मिल जाएगी एक, वो मेमोरी के ऊपर आप बार बार चेंज कर सकते हो, एक ही बार मेमोरी मिलेगी। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, वो सबसे पहले चलता है। तो इसमें मेन तो लिखा ही नहीं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपके ऑप्शन हैं, आप जज करिए कि विदाउट मेन प्रिंट होगा कि हाँ भाई कोई एरर नहीं आएगी। सेकंड ऑप्शन है कि एरर आएगी क्योंकि हमने मेन मेथड नहीं लिखा। थर्ड इज़ नो आउटपुट, क्योंकि मेन नहीं लिखा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। डी इज़ नन। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर गेस कर सकते हैं। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इसमें एरर आएगी क्योंकि मेन मेथड नहीं लिखा। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जावा 1.7 से पहले, जावा 1.7 से जितने भी पहले के वर्जन है, जावा 1.7 को छोड़ के या उसके बाद, उससे पहले ये कोड चलता था। मतलब इवन विदाउट मेन आप जावा के कोड को चला सकते थे। लेकिन सिंस जावा 1.7 केम इनटू द पिक्चर, या हम बोल सकते हैं कि 1.7 और 1.7 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं जावा के, उसके बाद से ये कोड नहीं चलता है ना, लेकिन पहले चलता था। तो यही मैंने लिखा है, प्रायर टू जावा 7 या फिर 1.7 इट वॉज पॉसिबल टू एग्जीक्यूट कोड यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक्स विदाउट इवन अ मेन मेथड। हाउएवर स्टार्टिंग फ्रॉम जावा 7 या 1.7 दिस इज नो लॉन्गर परमिटेड एंड अ मेन मेथड इज मैंडेटरी टू राइट। तो आपने ध्यान रखना है, ये कोड आपका, आपने डायरेक्टली आंसर करना है कि सर अगर आज के वर्जन के हिसाब से देखें तो ये कोड नहीं चल रहा है क्योंकि हमने मेन मेथड नहीं लिखा। सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे। और अगर हम जावा के पुराने वर्जन की बात करें 1.6, 1.5 या जावा 5 और 6, तब ये चलता था विदाउट मेन, हम जावा के कोड को रन कर सकते थे। ये कॉन्सेप्ट था इस कोड को शो करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये स्टैटिक ब्लॉक पे ये मैंने साथ में ही रखे हैं क्वेश्चन। हमारे पास एक x है, उसकी वैल्यू है 10, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक है तो एक क्लास लोड होने से पहले ही रन हो जाएगा। स्टैटिक ब्लॉक भी हमारे पहले रन हो जाएंगे। ये x में
जो 10 है उसमें 5 ऐड कर रहा है, एक और स्टैटिक ब्लॉक है ये 3 से डिवाइड कर रहा है, फिर हमारे पास फाइनली मेन मेथड में हमारी जो वैल्यू है x की वो प्रिंट हो जा रही है। तो आपको गैस करना है इसका आउटपुट क्या आएगा। आपके ऑप्शंस है x की वैल्यू 15 प्रिंट होगी, x की वैल्यू 5 प्रिंट होगी, x की वैल्यू 0 या फिर 10 प्रिंट होगी। आप इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गैस कर सकते हैं। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B। उसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको सही से समझाता हूँ। इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है 10। अब ये वाला जो ब्लॉक लिखा है ये 10 में क्या ऐड कर देगा 5, तो x की वैल्यू क्या बन गई 15। लेकिन ये आप ये सोच रहे हो कि इसके बाद ये चल जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी स्टैटिक ब्लॉक है ना। स्टैटिक ब्लॉक मेन मेथड से भी पहले रन होते हैं, तो ये 15 को 3 से डिवाइड करेगा, क्या लेके आएगा 5। इसलिए आपकी x की वैल्यू क्या आएगी 5। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है कि आपकी जो भी स्टैटिक, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो ब्लॉक हो, वो मेन मेथड से पहले रन हो जाते हैं। तो सारी कैलकुलेशन जो स्टैटिक ब्लॉक्स में लिखी है वो पहले हो जाएगी, फिर बाद में मेन मेथड चलेगा, सबसे बाद में इनके चलने के बाद, ठीक है। ऑल्दो ऐसा लगता है हमें कि मेन मेथड सबसे पहले चलता है, बट वो स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी देने के बाद, स्टैटिक ब्लॉक्स को रन करने के बाद चलता है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड इनटू द मेमोरी बिफोर एनी इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड एंड बिफोर एनी स्टैटिक मेथड्स आर कॉल्ड, है ना, इंक्लूडिंग मेन मेथड। सो आई थिंक दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें हमने जो बेसिकली कवर किया है वो जावा बेसिक्स एक सिंगल कैटेगरी है उन काफ़ी सारी कैटेगरीज़ में जो हमने देखी थी पहले। इन सारी कैटेगरीज़ में अभी जो हमने कवर किया है ना वो जस्ट जावा बेसिक के ऊपर क्वेश्चन कवर किए हैं। अभी ये जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप ऊप्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं जो भी इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं ऊप्स से रिलेटेड जावा के इंटरव्यूज़ में। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कलेक्शन फ्रेमवर्क, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड सो एंड लास्ट वीडियो में हम एडवांस टॉपिक्स जो हैं जावा के उनके ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो कवर करेंगे। आप जावा बेसिक्स के क्वेश्चन समझने के बाद ऊप्स के क्वेश्चन ज़रूर समझिएगा, क्योंकि ऊप्स से 99% चांसेस हैं कि अगर आपका जावा का इंटरव्यू है तो आपसे ऊप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप ऊप्स के ऊपर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मेरी ये वाली जो वीडियो है इसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में ऊप्स में क्या क्या पूछा जा सकता है उसको मैंने डिटेल में कवर किया है। तो आई होप आप वो वीडियो देख के आपको ऊप्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएंगे।